वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है फॉर योर इंफॉर्मेशन। जी जी मेरा ये कहना है कि देखो, हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। जी ये कोई आपको आजादी बाजादी नहीं मिली। अंग्रेजों से षड्यंत्र पूर्वक जो है समझौते के तहत आजादी उस समय ली जब जी अंग्रेज बहुत ज्यादा डरे हुए थे। जी मतलब आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं उनके डर का कि उनका जो इंटीग्रेटेड कमांडर इन चीफ था जी क्लाउड आचिनलेक, जी उसने कम से कम 10-12 चिट्ठियां भेजी। उस समय वॉइस रॉय थे लॉर्ड बोवेल। जी तो लॉर्ड बोवेल को उसने कम से कम 10-12 चिट्ठियां भेजी और जी उसी के कारण जो है आजाद हिंद फौज को ट्रायल नहीं किया गया, ट्रायल बंद कर दिया। केवल एक ही व्यक्ति को जो है ना सजा दी गई जिसने सुभाष चंद्र बोस की जो है जान बचाई थी। कर्नल या जी कुछ लेडी थी, मीरा समथिंग, जी उसको छोड़कर जिसको काला पानी की सजा दी गई थी, ट्रॉल वाज विड्रॉन, क्योंकि क्लॉड आचन लेक ने ये लिखा था कि इतने भयावह हालात चल रहे हैं कि अंग्रेज देश को छोड़ के नहीं भाग पाएंगे। जी और आचिन लेक ने एक एग्जिट प्लान बनाया था जी कि विषम परिस्थितियों में यदि देश से लोगों को भागना पड़ा अंग्रेजों को बचा के, तो किन मुट्ठी भर अंग्रेजों को ये बचा के ले जाएंगे और कैसे ले जाएंगे। इस प्लान का नाम रखा गया था एग्जिट प्लान, जी जो लॉर्ड बॉवेल ने अप्रूव किया था। जी इससे जो है अंग्रेजों की मानसिक स्थिति का अनुमान लगता है कि नहीं लगता है? जी नहीं नहीं, आपको इससे ये लगता है कि अंग्रेज कितने डरे हुए थे? जी जी डरे हुए थे। तो जब अंग्रेज इतने डरे हुए थे तो साले सब समझौते क्यों किए हमने उनके साथ? जी ये सर देश को सही क्यों बांट दिया? ये है। जी सर ये सही है। देश को बांटना शुद्ध दुष्टता है। और ये जिन्ना और नेहरू की दुष्टता है, जिसमें जी नेहरू जो है ऑलरेडी कंप्रोमाइज थे, क्योंकि जी लॉर्ड एडमना माउंटबेटन, शी जी वाज नॉट वाइफ ऑफ माउंटबेटन, शी वाज ए जी सीक्रेट एजेंट। जी और उसको जो है बहुत पहले से अंग्रेजों की आदत है कि हर काम बहुत जोर से सोच के करते हैं। जैसे जी 1885 में ये जो कांग्रेस है, ये जी भारतीयों ने नहीं बनाई थी, ये अंग्रेज जी ने बनाई थी। जी राइट? तो जी ये तो बहुत दूर की सोचने वाले लोग थे। जी इन्होंने जो है नेहरू और जिन्ना दोनों को जी जो है खुद कल्टीवेट किया था। राइट? जी सर। और जिसको ये बड़ा प्रपोज करते हैं कि साहब ये जुड़ गए, जिन्ना जो है ना अड़ गया था। मैं आपको हम्म। बताना चाहूंगा, इसमें आप अध्ययन करिए जरा जी राजीव सर। दीक्षित जी को। जी उन्होंने इस बारे में बड़ी रिसर्च की है जी और उस रिसर्च से ये विदित होता है कि शिमला में ये डॉक्यूमेंट साइन किया गया था और जी उस समय जिन्ना और नेहरू आमने सामने नहीं थे। जी सर। आपको नहीं लगता है कि ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तो सार्वजनिक फिर होना चाहिए। ये जो है ना, ये जो गांधी जी की झूठी फिल्म बनी है, उसमें ये जी सब चीजें कहाँ आई हैं? उसमें जी जब जो है लॉर्ड माउंटबेटन शिमला जी गए, उन्होंने एडमिना जी से कहा कि जी आप नेहरू और जिन्ना को लेके आइए। जी सर। तो एडमिना ने पूछा, दोनों को साथ साथ लाना है या अलग अलग लाना है? जी सी द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द लेडी। राइट? जी तो सर। माउंटबेटन कहते हैं कि नहीं, दोनों को अलग अलग लाना है। राइट? जी जी तो जी सर। जी जो है, जब जो है नेहरू जी को उसने पूछा कि पहले किसको ले जाना है, तो उन्होंने कहा नेहरू को ले। जी या तो जब नेहरू वहां पहुंचे तो उनके सामने जिन्ना नहीं था ना, जी अकेला थे वो। जी उनके सामने जो है ना भारत के विभाजन का डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट, जी जो कि जिन्ना और इनके बीच में होना था, वो रख हाँ दिया गया, कहा इसे साइन करो। जी सर। तो नेहरू जी ने मना किया। जी नेहरू जी ने कहा, भाई मैं कैसे कर सकता हूँ साइन, अभी तो हमने अपनी वर्किंग कमेटी का इसमें सहमति नहीं ली है। जी तो एडमिना जी ने
कुछ आपत्तिजनक फोटोग्राफ जो कंप्रोमाइज फोटोग्राफ थे वो उनके सामने रख दिए कि मिस्टर नेहरू, इफ यू वांट साइन इट then tomorrow these will be published and that will be end of your career, right? जी सर। तो फिर नेहरू जी को साइन करना था, जी तो मूर्ख बनाया गया, कुछ कुछ कहानी गढ़ी गई कि ऐसा हुआ, जिन्ना अड़ा बढ़ाना अड़ा, राइट? जी सर। और जब इसका अनुमोदन जो है 14 जून को बात आई तो उस समय भयानक माहौल था विभाजन के विपरीत। जी सर। मिस्टर टंडन ने और सीमांत गांधी जी ने बहुत बवंडर मचाया कि ये कैसे होगा, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना जी। और ये लग रहा था कि वर्किंग कमेटी और पूरा जो अधिवेशन है उसमें विभाजन का ये प्रोग्राम स्वीकार नहीं होगा, गिर जाएगा। जी सर। तो फिर गांधी जी को बोलने का मौका आया। गांधी जी ने कहा, देखिए भाइयों, इससे अच्छी वर्किंग कमेटी तो हो नहीं सकती, उन्होंने जो भी निर्णय लिया हमें उसे मान्य करना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने बाजी पलट दी। तो एक व्यक्ति जो कह रहा था कि इस देश का विभाजन मेरे सौ पर होगा, ये क्या शुद्ध दुष्टता नहीं है कि इसके उल्टी बात जो है ना 14 जून को कही गई। जी सर। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इन्होंने ये लिख के दे दिया कि सुभाष चंद्र बोस को जिंदा या मर्दा जो है 50 साल तक हम जो है ब्रिटिश सरकार को वापस दे देंगे। क्यों दे देंगे भाई, क्यों दे देंगे? आपने लंदन डिक्लेरेशन में किस हैसियत से ये साइन किया कि मैं जो है क्राउन की माथाती स्वीकार करता हूँ? क्या इतना बड़ा जो है ना चीज कहने के लिए नेहरू को किसी की भी अनुमोदन की जरूरत नहीं थी? लाट साहब थे, ये देश के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री को जो है निर्णय कैबिनेट से पूछ के लेना चाहिए। जी सर। कंसल्ट करके लेना चाहिए। अब ये देखिए, जब आप जम्मू एंड कश्मीर में जीत रहे थे और सेना कह रही थी कि हमें 7 दिन और दे दो, हम पूरे कश्मीर को ही जो है ना कब्जे में कर लेंगे जी, तो नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला से पूछा। तो शेख अब्दुल्ला ने कहा, भाई जिस कश्मीर की तुम बात कर रहे हो वहां तो मुझे कोई नेता ही नहीं मानता है। जी। तो उसके आने से तो फिर मेरी नेतागिरी खत्म हो जाएगी। जी जी। अब मालूम नहीं क्या संबंध था खून का या कैसा था, वो जो है ना आप लोग रिसर्च करिए। लेकिन शेख अब्दुल्ला की क्यों अहमियत होना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, नेहरू जी को अधिकार किसने दिया कि ऑल इंडिया रेडियो में जाके वो जो है अनाउंसमेंट करें कि हम जो है युद्ध विराम करते हैं और जो है ये जो है ना यूनाइटेड नेशंस में ले जाएंगे? आज तक के इतिहास में आपने एक मिनट सुनो जरा, ये बहुत जरूरी बातें हैं, ये रिकॉर्ड पे जा रही हैं क्योंकि ये वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है ना? तो ये आपके लिए कम है, ये बातें जो है पब्लिक के लिए ज्यादा है, ये समझ लीजिए। आप समझ गए ना? आप जी जी। आप तो सिर्फ माध्यम है, आपका फोन आ गया, लेकिन ये जो भी बातचीत है पब्लिक के लिए है, ठीक है ना? जी जी सर जी। तो आप ये बताइए कि क्या देश के प्रधानमंत्री को ऑल इंडिया रेडियो में जाके युद्ध विराम की घोषणा करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? क्या जीतने वाली फौज जो है वो यूनाइटेड नेशंस जाती है? जी। कितनी जो इस देश के साथ बदमाशी गद्दारी होगी, कितनी कितनी कोई सीमा है या नहीं है? जी सर। इस व्यक्ति ने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं। ये बताओ, अंग्रेजों ने ये नियम कानून क्यों बनाए थे? आपको भारतीयों को सबक सिखाने के लिए। जी। ये सभी नियम कानून 1857 के प्रथम संग्राम के बाद जो है ना एग्जिस्टेंस में आए हैं। और उस सोची समझी चाल का जो है ना केवल एक ही कारण था, केवल एक ही कारण था। जानते क्या कारण था? जी, कि भारतीयों को उत्पीड़ित किया जाए, जी, भारतीयों को अपमानित किया जाए, भारतीयों में एक हीन भाव पैदा किया जाए, भारतीयों को प्रक्रिया में फंसाकर अंदर से तोड़ दिया जाए। आप ये बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, यदि आप जो है धोखे से या आप प्रथम प्रधानमंत्री होते इस देश के, तो क्या अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपते? बिल्कुल नहीं सर।
तो चलो, नेहरू ने जो किया सो किया जी। भाजपा ने क्या अच्छा कर दिया? उसने एक भी नियम कानून जो संविधान की भावना के विपरीत बनाए थे, जी। क्या उनको बदला? नहीं बदला। आपको ये मालूम है कि वर्शिप प्लेसेस एक्ट जो है असंवैधानिक एक्ट है, जी। क्योंकि उसका सेक्शन 4 जो है आपका रिकोर्स टू जस्टिस को रोक ब्लॉक कर रहा है। कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस। जी। मेरी जो समझ है वो कहती है कि ऐसा कोई भी कानून जिसमें रिकोर्स टू जस्टिस ना हो वो भारतीय संविधान के तहत नहीं बन सकता है। जी। तो फिर ऐसा असंवैधानिक एक्ट कम से कम भाजपा से तो अपेक्षा की जाती है कि उसे बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। मैं भाजपाइयों को और देश के हर नागरिक को बताना चाहता हूं कि अब अपराध मुक्त भारत 2024 में सबसे पहले यही काम करेगा। जी। वर्शिप प्लेसेस एक्ट रद्द होगा। जी। ऐसे सभी नियम कानून जो संविधान के जो है ना फंडामेंटल राइट के विपरीत बनाए गए हैं, दुष्प्रचारित करके अपना वोट बैंक बनाने के लिए ऐसे सभी कानून रद्द किए जाएंगे। जी। आर्टिकल 44 के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। भारत का हर नागरिक एक बराबर होगा। जी। आर्टिकल 25 के तहत उसके प्रोटेक्शन के लिए ऐसे व्यवधान व्यवस्था की जाएगी, 4 सेक्शन का एक एक्ट बनाया जाएगा। जो भी चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जो भी आर्टिकल 25 का वायलेशन करेगा, आर्टिकल 25 हमें हक देता है कि हम अपने मोक्ष के लिए, अपने भले के लिए, अपने कॉन्शियंस के हिसाब से हमें जो भी धर्म अच्छा लगता है हम उसे मान सकते हैं और उसका प्रचार भी कर सकते हैं। लेकिन किसी को भी ये ठेका नहीं दिया संविधान ने कि वो कहे कि ऐसा करो तो ऐसा होगा, राइट? तो ना ही कोई हिंदू ये कह सकता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, और ना ही कोई मुस्लिम ये कह सकता है कि मेरा धर्म मानो नहीं तो तुम काफिर हो, मैं जो है तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा और मुझे जन्नतें भी मिलेंगी और 72 हूरें मिलेंगी। ये शुद्ध आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। क्राइम फ्री भारत 4 सेक्शन का एक एक्ट लाएगा, ये हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी, जिसके तहत इसे संज्ञेय अपराध बनाया जाएगा, जिसके तहत इसे अजमानती बनाया जाएगा। इवन मजिस्ट्रेट भी जमानत नहीं ले पाएंगे। केवल एक ही परिस्थिति में जमानत होगी, यदि वो FIR झूठी दर्ज की गई है, मतलब सही नहीं है, झूठी बना के फैब्रिकेटेड FIR दर्ज की गई है। इस एक केवल चीज को छोड़कर वो व्यक्ति जब तक क्राइम फ्री भारत की 3 दिन से 30 दिन वाले उसको फायदा ना मिल जाए तब तक उसे जेल में ही रहना है, जमानत नहीं मिलेगी। और क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के तहत 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिल जाएगा और मिनिमम 15 साल की सजा होगी। चौथा क्लॉज होगा कि उसकी सभी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। जी सर। मतलब जो भी आर्टिकल 25 का उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, ऐसे व्यक्ति की 100% संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। 100%। यदि उसके पीछे कोई संस्था खड़ी होगी तो उस संस्था की भी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ये कानून होगा। तो मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या RSS या कोई अन्य संगठन या मुस्लिमों का कोई संगठन या किसी और का कोई संगठन क्या भारत में दंगा करा पाएगा? नहीं। तो ये अभी तो ये सब चीजें कराई जा रही हैं, असुरक्षा की भावना पैदा की जा रही है और अपना वोट बैंक बनाया जा रहा है। ये शुद्ध जो है घृणित कार्रवाई है अपना वोट बैंक बनाने के लिए। अरे सर, क्यों नहीं बना रहे हैं ये बताइए ना आप। 56 के मूर्ख में सर, अब ये बताएं आपकी कौन सी वो है कि बीजेपी ने कहा कि हम 1000 रुपए महिलाओं को देंगे। मध्य प्रदेश में अभी चुनाव है, अपने पिताजी का दे रहे हैं। नहीं, हमारा पैसा हमें को देके हम दूसरी बात कर रहे हैं। हम हर भारत को जो है ना समृद्ध क्यों नहीं बना रहे हो? वो आपके 1000 रुपए की भीख क्यों मांगे? क्राइम फ्री भारत तो कह रहा है कि हर मजदूर की जो आमदनी 50 परचेजिंग पावर जो है 50,000 रुपए प्रति मंथ होगी। तो 25,000 वो कमाएगा, हर चीज में उसे 50% रिबेट मिलेगा। तो मजदूरों की और इनकी आमदनी सभी की
जी सर। परचेजिंग पावर किसी की भी भारत में 50,000 पर मंथ से कम नहीं होगी, किसी भी व्यक्ति की। जी। क्योंकि जिस व्यक्ति की परचेजिंग पावर 50,000 से कम होगी उसे जी। परचेजिंग में 50% का डिस्काउंट मिलेगा और उसकी परचेजिंग पावर जो है 50,000 से नीचे नहीं रहेगी। ये क्यों नहीं देते हो भाई? तो सर मेरा भी यही निवेदन था कि अपन कम से कम अपने जो है गांव की आपने बात करी है और ये सब चीजें आपने मुझे बताई, इससे अपन गांव में जैसे अब भाजपा ने 1,000 रुपए उनका लाडली बहना शिवराज सिंह के गए, अब कमलनाथ जी आ गए तो उनका हम माननीय शिवराज सिंह जी के 1500 का एक मैं आपसे कहा हूँ कि इन माननीय लोगों से पूछ लिया जाए कि जब वो पॉलिटिक्स में आए थे उस समय इनके पास क्या संसाधन थे, आज ये कितने लाख करोड़ के मालिक हैं। ये पाँव पाँव वाले भैया के नाम से फेमस थे, पैर पैर जाते थे आते थे, आज इनकी झावी है सब। आजकल क्या उड़न खटोला भैया है? कौन भैया है आजकल? जी पहले पाँव पाँव भैया थे, अब क्या भैया है? उड़न खटोला भैया। अब उड़न खटोला भैया हो गए। दूसरा विदिशा के आसपास जमीन करके आज किसान परेशान है, आप फूलों की खेती करके उसे लाभ का धंधा बता रहे हैं। जांच करा ली जाए। हाँ, तो ये लाभ का धंधा बना रहे हैं जी। और दूसरा अब चले उनसे बस की नहीं रही तो कांग्रेस कमलनाथ जी आ गए तो उनका हम 1,500 रुपये देंगे, गैस का सिलेंडर 500 करेंगे। बता दें कि जो है ना 1984 के दंगे में उनकी क्या भूमिका थी और उन्हें जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, पहले इस बात पे खुलासा कर लें। मतलब आप दंगा कराओगे, लोग मरेंगे और आप नेता बनेंगे। वाह, भारत की जनता महान है। कांग्रेस के अंधभक्त और भाजपा के सभी अंधभक्तों को मेरा प्रणाम है कि उनसे ज्यादा देशभक्त तो कोई हो ही नहीं सकता है। अब 1 रुपए किलो का गल्ला बस सब मतलब लोगों को ऐसा कर दिया है ना। ये कह रहे हैं कि 1 किलो की बजाय हम समृद्धि क्यों नहीं बांट रहे हैं? वही बात है, आदमी को समृद्धि बांट देंगे तो सब लोग जो है अच्छे घर में रह पाएंगे, किसी को पीएम आवास की जरूरत नहीं होगी, किसी को गरीबी की जरूरत नहीं होगी। ये 1 रुपए का आटा और 1 रुपए का फलाना ये बांट के कह रहे हैं कि एक दिन में आपका महीने भर का खर्च चल जाएगा, तो फिर बचे हुए 29 दिन तो अपनी बीवी की पिटाई लगाएगा ना वो। नहीं तो उसमें भी यही हो रहा है, आदमी जब बिल्कुल काम करेगा नहीं, फ्री का गल्ला लाएगा, बेचेगा, दारू पिएगा। तो मकसद ये है कि देश कहीं धोखे से आगे ना निकल जाए, देश निकम्मों का बन जाए। भारत जो है ना कर्मठों का देश था, इन दुष्ट राजनेताओं ने उसे निकम्मों का देश बना दिया। आज जो है मैं आपको बताऊं, मजदूरों की स्थिति हो गई है कि वो जो है पूरे मजदूरी बढ़िया 8 घंटे वो काम करने की उनकी शारीरिक क्षमता खत्म हो गई है। अब आप ये बताइए, एक चीज मुझे और बताइए, आप मनरेगा में दुष्टता पूर्वक झूठी स्कीम क्यों बना रहे हैं? वही मैं मनरेगा की बात कर रहा था सर, मनरेगा की कि मनरेगा में क्या हो गया। अब जैसे एक किसान है कि मेरे पास 5 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन है, मैं उसे बटिया से देता था कि भैया मेरे पास संसाधन नहीं है, आप करिए और मुझे करके दीजिए। आजकल वो मजदूरी भी इनने बटिया से करवा दी है। कैसी बटिया से करवा दी कि एक जॉब कार्ड श्रमिक के घर में अगर 5 श्रमिक हैं, 5 मजदूर उसके घर में हैं, वयस्क जो काम करते हैं, वो सक्षम है, वो कभी मजदूरी करने गए नहीं, अच्छे लैंडलॉर्ड परिवार से उनका जॉब कार्ड बनता है, वो मजदूरी करते हैं। मजदूरी करने के बाद में उनको क्या दिया जाता है, सिर्फ आप अंगूठा लगाओ। भाई साहब मजदूरी नहीं करते हैं, झूठी मजदूरी रोस्टर बनते हैं, जेसीबी से काम कराया जाता है। तो ये एयर कंडीशन में बैठे हुए बाबुओं को समझ में नहीं आता ये बातें। नहीं, इनको जो है ना ऐसा फर्जी योजना बनाने के लिए ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को जेल नहीं जाना चाहिए, जेल जाना चाहिए। दूसरा अंगूठा लगवाया उसे 200 रुपए दे दिया। हफ्ते भर की इतनी घटिया योजना सिर्फ पॉपुलरिटी के लिए क्यों बनाई जा रही है? शासन का कितना धन उसमें बेकार जा रहा है। भारत में जो है ना अकर्मण्यता पैदा हो रही है। आप ये बताइए, आपके संविधान में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मालूम है आपको? आर्टिकल 47 में लिखा है कि इस देश में जो है कोई भी मद्य जो है और ऐसे कोई भी ड्रग्स जो है जिससे नशा आता है वो पूरी तरह प्रतिबंधित होंगे। ये संविधान का दिशा निर्देश है।
हमारे निर्लज्ज राजनेता बताएंगे ये 75 साल के बाद उन्होंने गली गली कूचे कूचे में शराब कैसे पहुंचा दी। आप दूसरी चीज सर, मध्य प्रदेश की बात करें अपन, तो मध्य प्रदेश में अभी शिवराज सिंह ने बैठने की व्यवस्था, जो आता होते थे शराब दुकान के पास कि जहाँ बैठ के लोग शराब पीते थे, वो बंद कर दी। ठीक है, बंद कर दी। और बंद करने के बाद में अरे शराब बंद करो ना भाई, शराब कौन सा। हाँ, ये आप आता बंद क्यों कर रहे हो। दूसरा, अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भोपाल में सब जगह नशा मुक्त सप्ताह चल रहा है। नशा मुक्त वो चल रहा है। गांव गांव में ठेकेदार की गाड़ी आती है, शराब की पेटी उतारती है, कमीशन अपने तैयार। दुकान एक है भाई, 85 गांव के बीच में एक दुकान है, या 70 गांव के बीच में एक देसी शराब का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है शराब के लिए यूज किया जा रहा है, जो संविधान के दिशा निर्देश के विपरीत है। विपरीत है। आबकारी एक्ट में भी ये नहीं है कि जो ठेकेदार दुकान की ठेका लेगा वो परिवहन करके कहीं भी शराब नहीं ले जा सकेगा। एक व्यक्ति अपने अधिपात में कितनी मात्रा रख सकता है, जो नियम एक उपभोक्ता के लिए होगा वही ठेकेदार के लिए होगा। मगर होता ये है कि ठेकेदार की गाड़ी आती है, बाकायदा लगती है, वो गांव गांव जाती है कि यहाँ गजेंद्र सिंह कमीशनदार है हमारे, 1 क्वार्टर आप बेचोगे आपको 10 रुपए मिलेगा, उससे आपकी पीढ़ियां बर्बाद होंगी, आपके 10 परिवारों को आप खोखला करोगे, नशेला बनाओगे। तो फिर हमको जो है शिवराज हराओ अभियान क्यों नहीं चलाना चाहिए। ऐसे सभी दुष्टों को, सभी राजनेता हराओ अभियान, क्राइम फ्री भारत तो कह रहा है, अभी क्राइम फ्री भारत तो कह रहा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता नहीं जीतेगा। आपको इतना तोड़ मरोड़ देते हैं। मैंने एक आवाज उठाई कोरोना के टाइम पे, मेरे ऊपर शासकीय कार्य में बाधा की FIR दर्ज हो जाती भोपाल के थाने कोर्टिजा में। भाई कोरोना काल में सब चीज बंद थी, मजदूरी बंद थी, लोग काम नहीं कर रहे थे, निर्माण कार्यों पर रोक थी। तो यहाँ पर जब जो राशि स्वीकृत होती है कोरोना काल में जन भागीदारी की, जिसमें 75% गवर्नमेंट देती, 25 ग्रामीण देते हैं, उसका मैंने RTI से जब जानकारी निकाली तो मैंने कहा इतना पैसा यहाँ, तो मैंने उस चीज में उसकी जांच कराई तो जांच में उन्होंने कहा TL में भी लिया उसको, साहब इसको 8 दिन में करके दें। अब उसमें उनने लिख दिया गजेंद्र सिंह सोलंकी ब्लैकमेलर है, पत्रकारिता की आड़ में ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो मैंने मेरे वकील से उनको मानहानि का नोटिस भिजवा दिया। बिल्कुल सही, बहुत सही। मेरे को ब्लैकमेलर आपने कैसे कहा, तो मैंने जब नोटिस भिजवाया तो इन लोगों ने, मेरे यहाँ भागवत जी चल रही थी गाँव में, मैं यहाँ भागवत जी में था, इनने अनन फनन में मेरे खिलाफ वहाँ पे भेज के उस कर्मचारी को, साहब मुझे गाली बकी, बाबू जो था, और FIR करा दी। अब मैं उसके लिए, मैं मेरे परिवार सब इतना वो हुआ कि पुलिस क्या करना चाहिए कि जब भी कोई शासकीय अधिकारी आए या शासकीय कार्यालय में जाए तो आपके कैमरे ऑन होना चाहिए जी, जिससे कि ये दुष्टापूर्वक कार्रवाई ना कर पाए। मैं यहाँ पर एक घोषणा कर दूं आपके लिए जी, जो ये दुष्टता की जा रही है, ये दुष्टता करने वाले सभी लोगों को 2024 में अपराध मुक्त भारत मिशन दंडित करेगा, चाहे वो राजनेता हो चाहे वो शासकीय अधिकारी हो। तो अब मेरा ये निवेदन था कि अपने को गांव सब जो है सतर्क हो जाएं और जाइए और लोगों को जगाइए, जगह जगह संगोष्ठी करिए। 10 लोगों को जोड़ने का जो व्रत है, 10 का श्रृंखला नहीं टूटेगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। मैं ये एक निवेदन और था, सुझाव भी है ये मेरा। हाँ बताइए। कि आपने जो पत्रकारों की बात करी, क्योंकि मैं पत्रकारिता से आता हूँ, मैंने लोगों को जगाने का बहुत प्रयास किया जी, मगर क्या है कि लोग साथ देते नहीं, कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि कहीं इनका कुछ हित होगा इसमें। हाँ क्यों नहीं, अच्छा हमारा हित है, अच्छा भारत होगा, हमारे बच्चों को अच्छा भारत मिलेगा, वो समृद्ध होंगे। इससे भी नहीं अपन कोई चीज, तो मेरा ये मानना भी है कि अपन अगर गांव तक पहुंचेंगे, गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचेंगे, ये सब चीजें अगर अपन उनको बताएंगे तो वो अपने साथ आएंगे, जुड़ेंगे। तो आप एक बार अपना नाम फिर से बताएं। गजेंद्र सिंह सोलंकी सर। तो गजेंद्र सिंह जी, मैं आपको बहुत छोटी सी बात का निवेदन कर रहा हूँ, क्या आपने 21 बाह्य विधाओं को अध्ययन किया है जो हमने जारी की है? नहीं सर, मैं तो अभी जुड़ा हूँ तो मैंने नहीं करा, बाकी मैं रात को जब भी थोड़ा बहुत देखता हूँ अपना उसको ग्रुप में, तो मैं पढ़ता हूँ, तो उससे फिर मैंने अभी जो 4 बड़े इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं
जो इसी ऐप के अबाउट कम्युनिटी में भी अवेलेबल हैं। सर आप मेरे को PDF या नहीं, आपको कहीं किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। आप जो ऐप खोलेंगे तो सबसे पहला टैब है अबाउट कम्युनिटी जी। उसमें जो है आपको 21 लक्ष्यों के बारे में जानकारी मिलेगी जी। आपको जो है सदस्य शपथ की पूरी फॉर्मेट मिलेगा और 21 बाह्य विधाओं की जानकारी भी है। जी। अब हमें 21 बाह्य विधाओं में राष्ट्रीय से लेके स्टेट से लेके डिवीजन से लेके जिला से लेके सब डिवीजन से लेके ब्लॉक और थाना और शहर और गांव तक हमें ये विधा को ले जाना है, सभी 21 विधाओं को। जी। राइट। और उनके जो है हर जगह पे 37 की टीम होगी। एक उसका प्रेसिडेंट होगा हर स्तर पे। 5 वाइस प्रेसिडेंट होंगे और 10 असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट होंगे और 21 की कार्यकारिणी समिति होगी। इस प्रकार हर लेवल पे, इवन गांव के लेवल पे भी 37 लोग होंगे हर विधा में। राइट। जी। तो 37 विधा में जो है ना 21 विधा में 37 लोग होंगे तो एक गांव में कितने हो जाएंगे? 200, 300, 400, 500 इतने तो पदाधिकारी हो जाएंगे। जगह जगह पे पहुंचा दीजिए। हमें क्यों जो है जो इस दुष्टता के पूर्वक जो है ना ये कानून और जो है ना वो चीजें बना रहे हैं, मूर्ख बनाने के लिए योजनाएं बना रहे हैं जिसमें किसी की आत्मा नहीं है। ये कहते हैं दुष्टता पूर्वक के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और जो बेटियां जो है ना देश में सम्मान ला रही हैं उन निर्लजता पूर्वक उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। वो कह रही हैं कि हमारी ये लोग जो है ना 12 साल से बोटियां नोच रहे हैं। हमें कोई लज्जा क्यों नहीं आती? हम इतने निर्लज्ज क्यों हैं? हम सत्ता में इतने मगरूर क्यों हैं? ये सत्ता में मगरूर लोगों के विरुद्ध साक्ष्य इकट्ठा करके इन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। भेजा जाना चाहिए कि नहीं भेजा जाना चाहिए? भेजा जाना चाहिए। हाँ। तो जो शासकीय व्यवस्था में बैठे हैं और इनके चरण सेवक बने हैं और आज के जो वर्तमान कानून के तहत जो उनकी जिम्मेवारी है उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को 311(2) के तहत बिना विभागीय जांच के डिसमिस किया जाएगा। बिना विभागीय जांच के। और राजनेताओं के विरुद्ध अपराध कायम होंगे। जिन लोगों ने दुष्टतापूर्वक योजनाएं बनाई हैं नरेगा जैसी, जिसमें कहते हैं कि आदमी को जब मैनुअल करना है, दुनिया में हर किसी को मालूम है कि JCB से काम हो रहा है। नहीं, उसका भी उन्होंने तोड़ निकाला। प्रदेश के मुख्यमंत्री को शिवराज सिंह चौहान को ये नहीं मालूम है, तो फिर क्यों? उन्होंने उसका भी वो तरीका निकाल लिया सर। क्या तरीका निकालने का? उनने तरीका ये निकाल लिया कि उसमें कुछ % की राशि जन भागीदारी शुरू कर दी। जन भागीदारी से आपको मशीन चलाने की अनुमति मिल जाएगी, तो आप मशीन भी चलाओ। नहीं, लेकिन जो अभी एक मिनट जो मजदूर जो है बिना मजदूरी किए जिनके नाम पे फर्जी मस्टर रोल बन रहे हैं, उसमें क्या माननीय मुख्यमंत्री को हर केस में सह अपराधी बनाया जाए घटिया योजना के लिए? और उसमें बनना तय होना चाहिए। क्यों कि हर जगह चल रहा है। ये तो निर्णय अब क्राइम फ्री भारत मिशन को लेना है, क्योंकि राजनेताओं की तो औकात नहीं है कुछ करने की। अभी जो है राजगढ़ जिला पंचायत का जो अध्यक्ष अभी चुन के आया है, उसने आरोप लगाया है। कल उसने प्रेस नोट जारी करा है। क्या आरोप लगाया है? उसने आरोप ये लगाया है कि जिला पंचायत का जो CO है राजगढ़ जिला पंचायत CO ने 10%, 15% कमीशन लेकर मनरेगा से पक्के निर्माण कार्यों की स्वीकृति दे दी, सुदूर सड़कों की स्वीकृति दे दी, जिसमें 3 करोड़ से अधिक का। जब उसकी शिकायत जस्ट मिनट, इसमें कुछ स्टिंग ऑपरेशन किए जाएं और अभी इसकी रिपोर्ट की जाए, ये कुछ लोग उसका संज्ञान नहीं लेंगे। 2024 में हम सभी केसेस का संज्ञान लेके इनको जेल भेजेंगे, क्या दिक्कत है? हाँ, अभी फिर इनने क्या करा? देखो 2024 का इंतजार तो करना पड़ेगा आपको। जी सर जी। राइट। और उसके पहले लोगों को जगह देने दीजिए। मैंने जो मॉडल समझाया है वो आपको समझ में आया क्या? जी जी जी। कि यदि आप 10 लोगों को जोड़ने की श्रृंखला नहीं टूटी तो हम चंद दिनों में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश कर देंगे। मतदान के पहले
जी इन्हें आम सवाल लेने में इनका दिल नहीं लगेगा। जी ये जो है प्रचार करने बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये मन ही मन मान लेंगे कि अब हमारी जमानत जब्त होने से कोई नहीं बचा सकता है, जी और आपके पास जेब से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, तो भाई साहब जी। विश्वास करिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, मेरा ये कहना है कि हम समस्याओं के बारे में घंटों चर्चा करने की बजाय, जी, आपको नहीं लगता है कि हमें समाधान के बारे में चर्चा करना चाहिए? समाधान के बारे में चर्चा होना तो चाहिए। आपको हमारे हर बात में समाधान नहीं दिख रहा है? कल मैं जो है रेल जी। के उसके लिए एक्सीडेंट हुआ, उस पर मैं चर्चा में सम्मिलित हुआ, राइट? मैंने उसमें उसको अपलोड किया है, आपने देखा हो तो। जी सर, मैं आपसे, मैं तो सर 2-3 वो पढ़ के ही फिर मैंने आपसे बात करी। अब मैं तो देखूंगा आप उसको। उसमें देखिए, हमने लिखा है जी कि यदि कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है तो राष्ट्रनीति के तहत बिना विचारण रेल जी मंत्री को इस्तीफा देना ही होगा, जी हर प्रकरण में एक्सीडेंट के, क्योंकि बिना गलती के तो एक्सीडेंट होता नहीं, राइट? जी तो जी जैसे आपकी जो ना मोटर गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो आप केस रजिस्टर होता है कि नहीं होता है? जी सर। आप उसमें किसी इंक्वायरी का वेट करते हो क्या? जी जी। नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, किसी इंक्वायरी का वेट करना होता है क्या? नहीं नहीं जी, तो इसमें केस रजिस्टर होना चाहिए। होना चाहिए। जिनकी प्रथम दृष्टया जिम्मेवारी समझ में आ रही, उन्हें तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। जी और जो बाद में और लोगों की जिनकी शरारत समझ में आती है, इंक्लूडिंग फर्जी इक्विपमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी पेमेंट, और इसके बाद हमने तीसरी बात कही कि एक गजट क्यों होना चाहिए। एंटी कॉलिजन डिवाइस के साथ साथ आजकल सभी जगह जीपीएस लगा हुआ है। जी जीपीएस से जो है ना, रेलवे ट्रैक का सिर्फ एक जी मॉनिटर लगाना है, सब ट्रेन कहाँ चल रही है वहां उसको दिख जाएंगे आसपास की, राइट? जी सर। जी सर। तो वो जो है समय रहते अपना वो कर पाएगा। जी सर। हमें इनकी पूरी मॉनिटरिंग क्यों नहीं होना चाहिए कि कहीं ये थके हुए तो नहीं है? हमें कुछ नहीं जी मालूम है कि ड्राइवर जो है ना उसके पहले क्या पर्सनल काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सही हो बात। सकता है वो रामायण पढ़ने में रात में जगा हो, राइट? जी सर। तो ऐसा व्यक्ति को ड्राइवर क्यों चलना चाहिए? वी मस्ट नो कि ही हैज टेकन सफिशिएंट रेस्ट। जी तो हम अकेले ड्यूटी कराएंगे कि ये इंश्योर करेंगे कि जो भी हमारे दुर्घटना के कारण हैं, उन कारणों को हम समाप्त करें। ठीक है। दुर्घटना का कारण क्या होता है? दारू पीना। दुर्घटना का क्या कारण होता है? कि थकान है और हम जो है फिर भी जो है ना ड्यूटी पे आ गए, उसके पहले जाने क्या कर रहे थे, राइट? सही बात। अब जो है ना वो डिवाइस क्या कर लेगा? डिवाइस जो है ना कमीशन लेके फर्जी खरीदे जाते हैं। जी तो अब बताइए, खरीदने वाले गिरफ्तार होते हैं क्या? नहीं होते सर। वो कमीशन खाते हैं। जी सर। तो यहाँ तो जो है, जो कमीशन खाता है, जो बदमाशी करता है, उसी को इनाम दिया जाता है। अब बताइए, 2000 का नोट बंद हुआ, राइट? जी जी तो भैया उसको एक्सचेंज क्यों होना चाहिए था? वैसे भी 2000 नोट तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास मिलेगा नहीं जिसके पास जो है ना अकाउंट ना हो, है? होगा क्या? जी जी नहीं नहीं। सर। आपको लगता है कि 2000 का एक भी नोट नहीं होगा उसके पास जिसके पास अकाउंट नहीं होगा? सही बात। ये तो पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों के पास था जहां पे फ्रोजन पड़ा हुआ था, राइट? जी हाँ? ये सब कमीशन का पैसा सर। सांसद विधायक सब आज विधायक तो निधि नहीं, माननीय MP नरेंद्र लैंड मोदी जी की उस कमीशन में क्या सहभागिता है, ये विचार करने की जरूरत है ना। अदरवाइज ये नियम क्यों बनाया? हम उसकी जगह उसको कहते हैं आप जितना भी है आप अपने खाते में जमा करिए, और जी जमा करते के साथ साथ आपका जो भी जमा कर रहा है उसकी आइडेंटिटी भी जो है स्कैन की जाएगी और उस खाते में ट्रांजेक्शन के साथ अटैच कर दी जाएगी। जी बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम थी? नहीं थी। लेकिन सोच भी झूठी है, क्योंकि पैसा तो इन्हीं के लोगों के पास में है। सही बात। तो क्राइम फ्री भारत जो है पेपर करेंसी मुक्त भारत लेके आएगा। जी सर। ये दुष्ट राजनेता कभी नहीं लाएंगे, फॉर वेरी बहुत सिंपल रीजन है कि ये डिजिटल करेंसी ले भी आएंगे तो भी पेपर करेंसी को बना के रखेंगे, जिससे इनकी बदमाशी चलती रहे, इनका पैसा स्विस बैंक में पहुंच जाए। जी अब ये बताइए, यदि हम डिजिटल करेंसी ले आएंगे और कह देंगे जिसके पास भी जो अभी पेपर करेंसी या अन्य करेंसी जो है वो डिस्क्लोज करें, तो जितना पैसा जो हम मोदी जी कह रहे थे वो सब वापस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नहीं तो वो जो है पैसा नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग जो है
जो पैसे को एक बताने में जो है अपने आप को सक्षम नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी सर्दी आ रही है, उसमें उसको जो है जला के तापेंगे। जी सर। है जी। तो ये बात करनी पड़ेगी। अब ये बताओ मुझे कि जंतर मंतर पे जो हमारी बिटियां बैठी थी, कितनी बड़ी दुष्टता है भाई। जी। पहले तो ब्रजभूषण जैसे गंदे घटिया आदमी को, जिसके खिलाफ 80 ऑफेंसेस हैं, उसे बिटिया के व्यवहार का प्रभारी क्यों बनाया गया? जी। क्या ये निर्लज्जता नहीं है? जी। और आप अपने, आपके लिए देश का सम्मान कोई मायने नहीं रखता है, अपने राजनीतिक हितों के लिए जियोगे। जी। और राजनीतिक हितों के लिए जीने वाला व्यक्ति 56 इंच का हो या 100 इंच का हो, देश के तो किसी काम का नहीं है वो सीना, है क्या? जी सर। है? जी सर। वो आपके खुद के काम का हो सकता है। जी। क्या सोचते हैं आप? तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि क्या आप जो है पत्रकार विंग जो हम बनाना चाहते हैं, उसमें 4-5 लोगों की कमेटी बना के वो सजेस्ट करें, तो हम उनको जो है ना, उनको पहले जुड़ना होगा। हम उनका पदनाम जारी करके बाकायदा उनका आइडेंटिटी कार्ड जारी कर देंगे और वो संगोष्ठियां लेना चालू करें, संस्था बनाना चालू करें जी। और बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाएं। जो अभी बैठे हुए अधिकारी हैं, यदि वो सच्ची सोच रखते हैं तो उन्हें जोड़ें, नहीं तो किसी दूसरे को बना दीजिए। जी सर। जी। नहीं समझे ना? अभी जो अपने आप को संगठन मंत्री और ये सब बना, जो वो बना के रखे हुए हैं, उनको क्यों बनाया जाए यदि उनकी सोच देश के हित की नहीं है तो? जी सर। अभी तो प्रॉब्लम यही है कि वो ठेकेदार बने हैं और वो भी दलाली खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? बिल्कुल 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 सर। और उनकी औकात नहीं है कि वो जो है ना देश हित में खड़े हो सके अधिकांश। और जो देश हित में खड़े हैं उनका जो है ना क्राइम फ्री भारत स्वागत करता है। जी। जी है? आपको नहीं लगता है कि हमको एकदम कूद पड़ना चाहिए, जो आपका कहना है कि गांव गांव में पहुंच जाएं? स्कूल जो 21 विधाएं हैं उसमें विद्यार्थी हैं, उसमें दूसरी विधा में शिक्षक हैं। हाँ, मैं अभी 2022 में जिला पंचायत का चुनाव मैं खुद लड़ा जी। मेरी वाइफ को मैंने लड़ाया था जी। मेरे को वोट ही इस बात का मिला और मेरे को साजिश करके लोगों ने हराया और दूसरे नंबर पे मैं रहा। दूसरे नंबर पर मैं रहा था भोपाल जिला पंचायत के लिए। और आज भी मतलब लोग मेरे पास फोन करते हैं, जो जीते हुए लोग हैं उनके पास नहीं, क्योंकि मैं उनके लिए रोड पे आता हूँ। भाई राशन वालों को राशन नहीं दे रहे हैं, बेच के लोग। हम ये कह रहे हैं कि ये क्या सभी संज्ञेय अपराध नहीं है? संज्ञेय अपराध है सर। मेरा इसमें अपराध पंजीयन करके इनको जेल भेजेंगे तो आपको रोड पे नहीं उतरना पड़ेगा। अभी आप रोड पे उतरेंगे तो आपके खिलाफ झूठा मुकदमा कायम कर देंगे। कलम उनके पास है, आप क्या कर लेंगे? कराना मैं तो गया, मैंने तो हाई कोर्ट से जमानत करवाई, मैंने अग्रिम जमानत करवाई। मैंने कहा मैं जाऊंगा नहीं, बाकी मेरे पैसा खर्चा हुए। और तो और अब मैं आपको क्या बताऊं, जिन गरीबों का मैंने साथ दिया एक महीना। आप भुक्त भोगी हैं, लगा दीजिए आप सब जो है ना, जुड़ जाइए। 10-10 लोगों को जोड़ने के लिए भूत बन जाइए, अपनी टीम बनाइए जो ऑलरेडी है आपकी। आपको एक हमारे यहाँ ट्रेनिंग पे आए थे IAS, हमारे यहाँ ट्रेनिंग, हमारी जो मेरी जो ब्लॉक है तहसील है वो वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है IASओं को। हाँ। तो यहाँ पर एक SDM आए मेरे यहाँ, आशीष सांगवान। तो उनने कैडर चेंज करा के फिर वो मध्य प्रदेश छोड़ गए हम। बाकी अब उनकी जन सुनवाई चल रही थी। मैं जैसे ही पहुंचा तो एक महिला थी पीड़ित SC ST की, तो वो कह रहे साहब मेरे जमीन है, सीमांकन हो नहीं रही है, पटवारी को इतना पैसा दे दिया है, गिरदावल को इतना दे दिया है, मेरी नहीं हुई। तो मैं तेज में आके बेचारी, जब उसने कहा कि मेरा पति विकलांग है और मैंने 5 रुपए सैकड़ा से ब्याज से पैसे उठाकर और इनको साहब को सीमांकन के लिए पैसे दिए हैं, तो मैं भावुक हो गया। मैंने कहा चल भाई, तो मैं उनकी जो जनसुनवाई चल रही थी उसी मंच पे उसको लेके पहुंच गया। उस भाई ने वहाँ पे बोला हाँ साहब पैसे तो लिए हैं, पैसे तो लिए हैं। तो जो पटवारी और वही क्यों निराकरण के करने के लिए पटवारी और सब तहसीलदार सभी लोग थे वहाँ। तो एकदम सभी पटवारियों ने विरोध, उन्होंने कहा ये अरे ये तो मंच पे ही हमारी वो कर रहे हैं, तो मुझे उठा के थाने ले जाएगा। तो तहसीलदार बोलता है कि बैठो इधर। मैंने कहा मैं मेरी गाड़ी में बैठूंगा और उससे जाऊंगा, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ कि तुम मुझे पकड़ के ले जाओ मुलजिम की तरह पीछे बिठाओगे। मैंने कहा मैं मेरी गाड़ी से चलूंगा।
मैंने और चलूंगा तुम्हारी गाड़ी से तो आगे की सीट पे जहाँ एसडीएम बैठता है आपका, उस पर बैठ के चलूंगा। तो उसी में मैं आगे बैठ के गया, थाने पहुंचा। थाना पहुंचने के बाद जब एफआईआर की बात आई तो एसडीओपी भी हमारे थे, तो एसडीओपी साहब आए तो मैंने कहा साहब मैं एक अधिमान पत्रकार हूँ शासन से ही, और मैंने कहा मेरी जांच पहले कलेक्टर और एसपी लेवल के अधिकारी करेंगे, उसके बाद आप मेरी एफआईआर दर्ज करें या फिर आप स्वतंत्र करो। फिर उन्होंने कलेक्टर को फोन लगाया, कलेक्टर ने कहा नहीं आप छोड़ो उनको, और जो भी है तो मेरे को छोड़ा। मैं फिर कलेक्टर के पास पहुंचा भोपाल। उसके बाद में तब तक वो महिला, कलेक्टर कौन थे? कलेक्टर उस टाइम पे अपने तरुण पिथोड़े। तरुण पिथोड़े अच्छे इंसान हैं। तो मैं वहाँ पर, नहीं अच्छे इंसान नहीं थे वो, तो इंसान तो हमारे अजय दुबे जी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट। अरे जो जी अपनी रोटी सेक रहे हैं, मुझे तो क्राइम फ्री भारत में वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं, पर मेरे को उस टाइम मदद जिनने की, मैं उनका बता रहा हूँ कि मैंने उनको फोन। अजय द्विवेदी जी अपनी रोटी नहीं सेक रहे हैं, तो मैंने तो इतनी बार उनसे बात हुई, इतनी बार उनको भेजी है जी, तो वो क्यों नहीं जुड़े? क्योंकि उन्हें भी अपनी रोटी सेकना है भाई। तो ये देश हित के लिए लोग हैं या अपनी रोटी हेतने के लिए सेक हैं, अपनी हेकड़ी बनाने के लिए, अपने लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए हैं? क्या है, क्यों है? मेरी उस टाइम से पूछ लेना कि डीजी साहब ऐसा कह रहे थे। जी जी जी, आप फोन लगा के उनसे पूछिएगा। जी सर जी। हाँ जी जी, इन्हें भी तो मालूम पड़ना चाहिए ना कि इनको हम किस तरीके का समझते हैं। ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बना के जो है ना आरटीआई लगा के लोगों को ब्लैकमेल ही करेंगे क्या? देश के हित में भी कुछ काम करेंगे? जी जी। अदरवाइज इनको अपनी पूरी टीम के साथ क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ना चाहिए। मुझे बताइए इससे अच्छा कोई अभियान हो सकता है क्या? नहीं, मैं बात करूंगा सर इसकी अभियान। बिल्कुल बात करिए, और वो मुझे अच्छे ढंग से जानते हैं, जानते ही होंगे खैर, लेकिन मुझे मालूम है? जी जी, मैं बात करूंगा। हाँ, और आप जो है लोगों के नाम से लोगों से बात करके आइए, सजेस्ट करिए। हम हर लेवल के पत्रकारों की टीम बनाते हैं जी। वो क्राइम फ्री भारत में लिखें, अपने पत्रकार में वही लिखें जो उनके मालिक लिखवा रहे हैं, लेकिन क्राइम फ्री भारत की अपने पोर्टल है, अपना जो है ऐप है, अपना फेसबुक है, अपना यूट्यूब है, उस पर हम इन लोगों की बातें लिखेंगे, इन लोगों की अपील लिखेंगे, अपना वीडियो बना के लोगों को अपील करें। जी जी, आप भी अपना वीडियो बनाइए, जैसा बहुत सारे IPS ऑफिसर ने बनाया है, आप भी बनाइए क्राइम फ्री भारत के फेवर में। जी सर जी जी। क्योंकि देखो जी, इसलिए हम हर चीज को रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं कि लोगों को ये मालूम पड़ना चाहिए कि हमने क्या कहा और सामने वाले ने सिर्फ हाँ हाँ कहा या आगे भी कुछ किया। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जी जी। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत जोर से भिड़ना चाहिए। हम जो है बिल्कुल, मैं तो सर मेरा पहले से भी अभियान था। मैंने आपको वो आज बात अधूरी रह गई थी कि मैं चुनाव लड़ा तो मुझे वोट ही इस चीज के मिले थे, क्योंकि मैंने गांव में एक टीम बनाई थी हर वार्ड में। जैसे ग्राम पंचायत स्तर पे 10 या 12 वार्ड होते हैं, 100 लोगों की टुकड़ी में वार्ड होते हैं, 100 लोग। तो मैंने हर वार्ड में एक अपना ग्रामीण पत्रकार कल्याण संघ का एक व्यक्ति बनाया कि तुम्हारे सिर्फ 100 लोगों की समस्या पूछना है आपको कि कौन किस चीज से परेशान है, और वो लोग मेरे को बताते थे, मैं उनका निराकरण करता था। मैं तो उल्टा कह रहा हूँ कि अब उसका निराकरण करने की बजाय क्राइम फ्री भारत की स्टेशनरी में आर्टिकल जो सेक्शन 39 के तहत जाके जाएगा और थानेदार से कहेगा ये मेरी वैधानिक जिम्मेवारी है आपको सूचित करना, और रजिस्ट्रेशन करना आपकी भी वैधानिक जिम्मेवारी है। आप लाट साहब की तोप नहीं है, आपको गलतफहमी है, आपको किसी ने बताया नहीं है कि आप बहुत ही वल्नरेबल व्यक्ति हैं। ये सब थानेदार जो से लेके हर अधिकारी सब बना हुआ है, इवन गवर्नमेंट राज्य सरकारें गिर जाएंगी। हम आपको मालूम है? देखिए मैं आपको विस्तार में ये बात बताता हूँ।